हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 33 और हम देख रहे थे न्यू चैप्टर सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। आज हम क्या देखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और आपको मैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक प्लस एग्जाम्पल्स सारी चीज़ें समझाऊंगी। आज ही के आज आपको क्या करना है, इन सारी प्रोविजंस को अच्छे से रिकॉल करना है, ठीक है। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगी। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? लेजिस्लेटिव रिलेशंस। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है? देखो, बेसिक चीज़ तो ये है कि आर्टिकल पहले ध्यान में रखो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कहाँ से कहाँ तक आते हैं? ये आते हैं 256 से लेके 263 तक, पार्ट 11 में। समझ में आया? दूसरी चीज़ क्या है? अब हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। इसमें आती है कुछ एग्जीक्यूटिव पावर। ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, सेंटर्स एग्जीक्यूटिव पावर। अब ये एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या हुआ? सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो ये है कि अगर आपको कोई लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करना है, किसी चीज़ से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन करना है, या फिर कोई डिसीजंस को एनफोर्स करना है, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने, जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया था सेंटर और स्टेट के बीच, उसी सेम वे में हमने एग्जीक्यूटिव पावर को भी डिवाइड किया है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो अगर मैं सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि सेंटर एग्जीक्यूट कर सकता है एवरीवेयर इन इंडिया अगर मैटर्स रिलेटेड है इन द यूनियन लिस्ट। तो मतलब यहाँ पे यूनियन लिस्ट देखे रखी है, तो इस पे आप एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूशन का, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब मैं समझा चुकी हूँ आपको। तो सेंटर ये कर सकता है इन ऑल, लाइक एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर ये मैटर कहाँ पे है, यूनियन लिस्ट में दिया गया है। प्लस अगर सेंटर को ये बोला गया है कि आपके ऊपर अकॉर्डिंग टू एनी इंटरनेशनल ट्रीटी लेट से, या फिर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ चीज़ें करनी है वो भी सेंटर करेगी। ये पहली चीज़ आती है, सिंपल है। अब दूसरा क्या आपको समझना है, वो है स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर। अब स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर ये स्टेट की लिस्ट है, यहाँ पे कुछ मैटर्स दिए गए हैं, तो उस पर क्या करेंगी? स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यहाँ पे करेगी। समझ में आया? सिंपल है। अब कॉन्करेंट लिस्ट का देखते हैं। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट हो गया, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा यहाँ पे? तो कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट जो है ये एग्जीक्यूट करेगी, पर यहाँ पे एक अनलेस है। क्या? अगर पार्लियामेंट, अगर हमारी इंडिया की पार्लियामेंट या फिर हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है पर्टिकुलरली सेंटर को कि भाई सेंटर आप खुद इस पे लॉ बनाइए, और अगर कोई लॉ है स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में तो आप उसके ऊपर काम कीजिए, उसे एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि हो गया एजुकेशन। एजुकेशन अगर कॉन्करेंट लिस्ट में है, और अगर पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर, ये पार्लियामेंट ये बोल रहा है कि सेंटर आप कुछ लेट्स से हायर एजुकेशन की रिलेटेड लॉ बनाइए या फिर कुछ कीजिए, इसे आप देखिए, तो तो हमारे सेंटर ने यहाँ पे क्या किया है? यूजीसी। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यूजीसी बनाया है, तो जो कारभार देखता है यूनिवर्सिटी के रिलेटेड या फिर हायर एजुकेशन के रिलेटेड, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो ध्यान में क्या रखना है कि कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों भी सेंटर और स्टेट आती है। स्टेट तो एग्जीक्यूट करेगी अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बोले कि भाई सेंटर यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे काम करो। समझ में आया आपको? इट इज़ सिंपल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और अब देखते हैं कि ऑब्लिगेशन, कुछ ऑब्लिगेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है ऑफ टूवर्ड्स द स्टेट। और ये ऑब्लिगेशंस कौन लगा रहा है? हमारी सेंटर लगा रही है।
तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले उससे पहले ये देखिए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है 2 रेस्ट्रिक्शंस, देयर आर 2 रेस्ट्रिक्शंस। पहली रेस्ट्रिक्शन, अच्छा ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि जो स्टेट है अगर ये अपनी एग्जीक्यूटिव पावर परफॉर्म कर रहा है तो ये सेंटर के काम में कोई ऑब्स्टैकल ना लाए। तो जो हमारा सेंटर है इसकी पावर रहे सुप्रीम, इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं सेंटर पे। सिंपल लॉजिक है, समझ में आया। लेकिन अब ये 2 रेस्ट्रिक्शंस कौन सी है ये समझनी ज़रूरी है। तो पहला रेस्ट्रिक्शंस होता है, पहला है जनरल ऑब्लिगेशंस, बहुत जनरल ऑब्लिगेशन है। जैसे कि क्या, कि देखो भाई अगर कोई पार्लियामेंट का लॉ है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया है, ठीक है, तो फिर हमारी जो स्टेट है, कोई भी स्टेट हो हमारी कंट्री में, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा उस पार्लियामेंट के लॉ को लेके। कोई ओल्ड भी अगर लॉ हो उसके रिलेटेड भी स्टेट को क्या करना होगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्लियामेंट ने बोला कि भाई जीएसटी के रिलेटेड मैं कोई लॉ ला रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करो, तो स्टेट को नेसेसरी एक्शन लेनी पड़ेंगी इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। और अगर लेट्स से हमारी स्टेट इसको इग्नोर कर देती है कि या फिर रिफ्यूज़ कर देती है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर नेसेसरी ये स्टेप्स लिए जाएंगे। वो स्टेप्स कौन से हैं, वो स्टेप्स मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन इसको अभी होल्ड करके रखो। पहली रेस्ट्रिक्शन समझ में आ गई, अब दूसरी रेस्ट्रिक्शन समझो। वो ये है कि कुछ स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस कैसे, कि यहाँ पे स्टेट मस्ट, यहाँ पे मस्ट लिखा है मैंने, स्टेट मस्ट नॉट डू एनीथिंग टू हैम्पर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर। स्टेट कुछ ऐसा ना कर दे कि आप हैम्पर करो या फिर कोई आप ऑब्स्टेकल क्रिएट करो फॉर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर। तो यहाँ पे लेट्स से कि हमारी जो सेंटर है उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे लैंड चाहिए आपके स्टेट में। लेट्स से यहाँ पे है तमिलनाडु, और तमिलनाडु का ये स्टेट है, सेंटर ने ये बोला कि भाई तमिलनाडु की ये जो जगह है ये हमको चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई डिफेंस रिलेटेड काम करना है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में तमिलनाडु सेंटर को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता या फिर ब्लॉक नहीं कर सकता। समझ में आया, ठीक है, सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि जो सेंटर है, सेंटर की पावर क्या है डायरेक्शन देने की टू द स्टेट। सेंटर क्या करता है, डायरेक्शन देता है हमारी स्टेट को। और जब हमारी सेंटर डायरेक्शन दे रही है स्टेट को, तो ये क्रिएट करती है सर्टन ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ऑब्लिगेशंस क्रिएट करती है जो फॉलो करना होता है स्टेट को। स्टेट मस्ट फॉलो, मस्ट, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, मस्ट है। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट इफ स्टेट ओबे ही ना करे, फिर क्या होगा। मैंने ऊपर भी आपको बताया था। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा लग जाएगा प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल नंबर, ये हम पहले भी देख चुके हैं, 365। यहाँ पे क्या कहता है, ये बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट्स रूल यहाँ पे क्यों लग रहा है कि भाई देखो स्टेट जो है ये फेल कर गया। क्या फेल कर गया, कंप्लाई करने के लिए। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने 365 बोल दिया है क्या, यहाँ पे 356 है, ये प्रेसिडेंट्स रूल, ये देखो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, जो स्टेट है इट फेल टू कंप्लाई विद द सेंटर्स डायरेक्शन। तो जब स्टेट फेल कर रहा है कंप्लाई टू फॉलो द स्टेट्स डायरेक्शन, तो ये क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 365। देखो आर्टिकल 356 और आर्टिकल नंबर 365 के बीच में क्या कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से रखो। 356 आया तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट्स रूल। तो 355 पहले 5 आता है, 5 का पी ध्यान में रखो और प्रेसिडेंट का पी ध्यान में रखो। तो ऐसे 356 ध्यान में रखो। और 365 का एकदम सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ कि ये क्या होता है, ये ट्रिगर जैसे काम करता है, ये ट्रिगर या फिर वार्निंग के जैसे काम करता है कि भाई आपकी ये जो मैकेनिज्म है ना, लुक स्टेट, देखो स्टेट, आप जो सेंटर की डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप अब अपनी जो गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन नहीं कर पा रहे हो। समझ में आया। तो ऐसी चीज़
यहाँ पे ध्यान में रखो, आर्टिकल नंबर 365 फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट्स कंप्लायंस। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे स्टेट मस्ट फॉलो, यहाँ पे स्टेट मस्ट फॉलो द डायरेक्शन। अब जल्दी से समराइज कर लेती हूँ जिससे कि सब समझ में आ जाए आपको। समरी क्या है? स्टेट को मस्ट फॉलो करना है। क्या क्या फॉलो करना है? पहले तो आप पार्लियामेंट की लॉ को फॉलो करो। दूसरी चीज़, आप ब्लॉक मत करो सेंटर की किसी भी एग्जीक्यूटिव पावर को। तीसरी चीज़ क्या कर रहे हैं कि आप डिसोबे मत करो। क्या डिसोबे नहीं करना है? सेंटर की दी हुई डायरेक्शन को। और अगर आप इसको डिसोबे करते हो, आप ओबे नहीं करते हो, तो आप पे लगेगा प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल क्या है? आर्टिकल नंबर 356। समझ में आया? ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेंटर्स डायरेक्शन क्या है ऑन द स्टेट इन अदर थिंग्स। ठीक है, ये तो ऊपर की चीज़ें हो गई, लेकिन और भी चीज़ें हैं। जैसे कि क्या? पहला तो ये है कि भाई सेंटर एम्पावर्ड है डायरेक्शन देने के लिए स्टेट को। किसके किसके रिलेटेड मैटर? पहला तो ये है कि भाई कम्युनिकेशन मेंटेनेंस, कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है और मेंटेन करना है कम्युनिकेशन के रिलेटेड चीज़ों को। दूसरा, रेलवे अगर आपके स्टेट से जा रही है तो उसका प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए सेंटर स्टेट को नेसेसरी डायरेक्शन देगा। उसके बाद अगर एजुकेशन फैसिलिटी है छोटे बच्चों की, प्राइमरी पर्टिकुलरली प्राइमरी एजुकेशन में आपको एडिक्वेट फैसिलिटीज़ देनी है, वो भी मदर टंग में बच्चे को। ठीक है, इसके रिलेटेड। और ये पर्टिकुलरली कहाँ पे होता है? इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और किसी स्टेट में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है उनके लिए। और फोर्थ नंबर क्या है? वेलफेयर स्कीम। मतलब क्या कि सेंटर स्टेट को डायरेक्शन देगा कि भाई आप ड्रॉ करो कोई नेसेसरी लॉज वगैरह लाओ, स्पेसिफाइड स्कीम्स लाओ, जिससे कि आप वेलफेयर इंश्योर कर सको शेड्यूल ट्राइब का। ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने ऊपर चीज़ें आपको बताई थी ना कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 356 के अंडर फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा या फिर नेसेसरी एक्शंस लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, कोर्सिव सैंक्शंस लगते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 365 कि स्टेट इज नॉट बीइंग एबल टू कंप्लाई, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे, अच्छा ये आर्टिकल बाद में देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं द म्यूचुअल डेलीगेशंस ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई ये डेलीगेशन का मतलब क्या होता है। आपने न्यूज़पेपर में भी बहुत बार पढ़ा होगा कि हमारी गवर्नमेंट में डेलीगेशन भेजा है किसी और कंट्री में, या फिर किसी और कंट्री का डेलीगेशन आया है हमारी कंट्री में, या फिर किसी और कंटेक्स्ट में भी आप सुनते हो हमेशा। तो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि गिव यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर वर्क टू समवन एल्स टू परफॉर्म ऑन यूअर बिहाफ। आपके बिहाफ पे आपने किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, वर्क दे दिया परफॉर्म करने के लिए। समझ में आया? ये हो गया सिंपल मीनिंग ऑफ डेलीगेशन। अब इतना समझ में आ गया तो अब समझो कि म्यूचुअल डेलीगेशन क्या है व्हेन इट कम्स टू द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। पहली तो है लेजिस्लेटिव पावर। वो क्या है? तो देखो भाई, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि लेजिस्लेटिव पावर ये थोड़ी सी रिजिड है ना। रिजिड कैसे है? एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। हमने कल देखा था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और ये सारी की सारी लिस्ट जो है ये अच्छे से डिवाइडेड है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रही है रिजिडिटी। तो यहाँ पे ना कि सेंटर या फिर स्टेट दोनों भी अपने लॉज जो है ये एक दूसरे को ऐसे इजीली पास ऑन नहीं कर सकते, ये हमने कल देखा था। लेकिन बट यहाँ पे एक चीज़ है, वो ये है कि हम जब एग्जीक्यूटिव पावर की बात आती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो यहाँ पे हम फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी को हम मेंटेन क्यों कर रहे हैं? ये नीड, इसकी नीड क्या है? क्योंकि हम किसी भी तरह की कन्फ्लिक्ट या फिर डिबेट या फिर डेडलॉक नहीं चाहते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब क्या? तो एग्जीक्यूटिव पावर में म्यूचुअल शेयरिंग कैसी हो रही है? तो ये हो रही है थ्रू द डेलीगेशन। अब ये डेलीगेशन कैसे हो रहा है इसे भी मैं समझाती हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो ये हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये डेलीगेशन जो है ये काम कैसे कर रहा है, हाउ इट इज़ वर्किंग। तो ये दो वे में काम करता है। सबसे पहला क्या है? बाय द एग्रीमेंट। ध्यान से सुनिए इसे, क्योंकि अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है समझने में। तो बाय द एग्रीमेंट, और दूसरा होता है बाय
लेजिस्लेशन। अब बाय एग्रीमेंट का मतलब मैं क्या कह रही हूँ, तो यहाँ पे होता है म्यूचुअल कंसेंट। अब एग्जाम्पल के दे के समझाती हूँ। प्रेसिडेंट स्टेट को, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है लेट से द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, एग्जाम्पल इमेजिन करो, और यहाँ पे स्टेट है लेट से महाराष्ट्र। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये प्रेसिडेंट जी क्या कह सकते हैं कि ये सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव वर्क है, सेंटर का एग्जीक्यूटिव वर्क है, ये महाराष्ट्र को दे सकते हैं, स्टेट, किसी भी स्टेट को, ठीक है, कोई भी स्टेट ले लीजिए। तो सेंटर का एग्जीक्यूटिव वर्क किसको दिया, किसी स्टेट को दे दिया, इस केस में महाराष्ट्र को दे दिया। एग्जाम्पल और अच्छे से समझाती हूँ, एग्जाम्पल देखिए, देखो लेट्स से कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने या फिर सेंटर ने ये बोला महाराष्ट्र को कि भाई आप सेंसस का जो मेरा काम है, जो यूनियन लिस्ट में दिया गया है, हमने कल देखा था यूनियन लिस्ट में सेंसस आता है, तो ये सेंसस का काम आप देखिए, तो घर घर जाइए, वहाँ से डेटा कैरी ऑन कीजिए, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कंसेंट रिक्वायर्ड होगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर हाँ बोलती है तो ये चीज़ होगी। समझ में आया, ये पहली कंडीशन समझ में आई, बहुत ईजी है। अब दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर यहाँ पे हमारे गवर्नर है, ये सेंटर को, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंटर को बोला जा रहा है कि भाई स्टेट्स की कुछ काम है, ठीक है, कौन से काम है, एग्जीक्यूटिव वर्क है, और सेंटर आप ये कीजिए। तो स्टेट का जो काम है वो सेंटर को दिया जा रहा है और यहाँ पे गवर्नर इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे किसकी कंसेंट लगेगी, अब यहाँ पे कंसेंट लगेगी सेंटर की। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्टेट है, कोई भी स्टेट हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, अरुणाचल प्रदेश हो, कोई भी सेंटर को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई हमारी जो स्कीम है इसको आप करो, पर ये यहाँ पे कंसेंट लगेगी सेंटर की। अगर सेंटर ने हाँ बोला तो फिर क्या होगा, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि स्टेट बोले कि सर सेंटर आप ना स्टेट लेवल की कोई स्कीम बनाइए, तो ऐसे कंडीशन में सेंटर ये काम करेगी। और इसमें और एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि ये जो सेंटर काम करेगा ये कंडीशनल भी है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। मतलब कि जो सेंटर होता है ये कंडीशन या फिर अनकंडीशन, मतलब कुछ कंडीशंस लगा सकता है या फिर कंडीशन ना लगा के भी काम कर सकता है। तो दोनों भी चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। और अब हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे बाय एग्रीमेंट दिख लिया जहाँ पे कंसेंट इन्वॉल्व थी। अब यहाँ पे देखते हैं लेजिस्लेशन। बाय लेजिस्लेशन में पता है क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो पार्लियामेंट है ये लॉ बना सकती है, जो कि पहली बात तो ये बात कर रही है कि ये एग्जीक्यूटिव पावर दे रही है या फिर ड्यूटीज़ दे रही है स्टेट को। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस पता है क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है स्टेट की। तो हियर नो कंसेंट ऑफ द स्टेट, हियर एक टाइम पे कंसेंट है, यहाँ पे कंसेंट नहीं है स्टेट की। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि सेंटर को अथोराइज किया जा सकता है कि भाई आप पावर या फिर ड्यूटीज़ दीजिए किसको, स्टेट को। और जो सेंटर का जो स्टेट का कंसेंट है वो तो रिक्वायर्ड नहीं होता। और यहाँ पे और एक बात ध्यान में रखो कि जो हमारा स्टेट होता है ये फोर्स नहीं कर सकता सेंटर को कि भाई आप मेरा काम करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना तो स्टेट की कोई कंसेंट है और ना ही यहाँ पे स्टेट सेंटर को फोर्स कर सकता है। समझ में आया, बहुत इजी है, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कोऑपरेशन कैसे हो सकता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। अब देखो कि कुछ ऐसी प्रोविजंस है, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। लेट्स से कि कोई इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट हो गया, हमेशा होता है, जैसे कि कावेरी रिवर का डिस्प्यूट देख लो। तो यहाँ पे इस केस में क्या कर सकती है पार्लियामेंट, ये लॉ बना सकती है एडजुडिकेट करने के लिए। एडजुडिकेट करना मतलब डिसाइड करना, डिसाइड करने के लिए कि भाई ये डिस्प्यूट का अभी क्या करें। समझ में आया, जैसे कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट आया था, है ना। दूसरा क्या होता है, दूसरी ऐसी प्रोविजन है कि भाई अगर इंटर स्टेट काउंसिल है अंडर आर्टिकल नंबर 263, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जो प्रेसिडेंट जी है इन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल क्यों बनाया। तो ये बनाया सबसे पहले तो डिस्कस करने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैटर्स जो कॉमन है बोथ सेंटर एंड द स्टेट।
ऐसे मैटर जो सेंटर और स्टेट दोनों को भी कॉमन है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाई हमें डिस्प्यूट या फिर कोई रिलेटेड कन्फ्लिक्ट है, इसको सॉल्व करना है। इसके साथ साथ हमें कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करना है। और ये चीज़ पास में हो भी चुकी है। 1919 में ऐसा इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश किया गया था बाय सरकारिया कमीशन। ये यहाँ पे दिया नहीं है लक्ष्मीकांत में, लेकिन ध्यान में रखो कि ये सेटअप किया गया था 1990 में बाय सरकारिया कमीशन। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स से फ्यूचर में कोई जीएसटी के रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए या फिर फेडरल इशू रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिस्प्यूट आ जाए, तो ये काउंसिल क्या करेगी? उसको डिस्कस करेगी। समझ में आया? ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट कैसा है कि फुल फेथ और क्रेडिट की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब क्या है कि लेट्स से कोई एक्ट है या फिर कोई रिकॉर्ड्स है, जुडिशियल डिसीजन है जो किसी स्टेट ने लिया है, कोई भी स्टेट हो वो। लेट्स से तमिलनाडु ने कोई एक्ट ले लिया, रिकॉर्ड ले लिया, कुछ कर लिया, तो तमिलनाडु के इस डिसीजन को सारे के सारे स्टेट्स और सेंटर क्या करेंगे? इसे मानेंगे, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो फिर वो गोवा हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो, कोई भी हो, उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से कोई मैरिज सर्टिफिकेट है जो दिल्ली में इशू हुआ है, ठीक है। अब ये दिल्ली के कपल लेट्स से गोवा में जाते हैं, तो गोवा की स्टेट को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकती कि भाई ये तो नहीं है, ये वैलिड नहीं है मेरे स्टेट में, ऐसे नहीं चलेगा। समझ में आया? या फिर और एक एग्जांपल देती हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि जो केरला है, केरला के हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया। अब ये जो जजमेंट है पर्टिकुलर, इसको ये वैलिड रहेगा ऑल ओवर इंडिया। समझ में आया? ये एक प्रोविजन है। और इससे क्या हो रहा है? यहाँ पे सेंटर प्लस स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, कोऑपरेशन बढ़ रहा है, डिस्प्यूट कम हो रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ रहा है। समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको लिंक करते चलो। अब फोर्थ नंबर का प्रोविजन देखते हैं। वो क्या है कि भाई ये तो इस पे तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है प्रीलिम्स में, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये क्या है? देखो, पार्लियामेंट जो है हमारी, पार्लियामेंट सेटअप कर सकती है अथॉरिटी। क्यों कर रही है एस्टैब्लिश? क्योंकि हमको इंश्योर करना है फ्री एंड फेयर ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स। तो ट्रेड आ गया, कॉमर्स, इंटरकोर्स, एवरीथिंग। और यहाँ पे और क्या बात है, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई ऐसा ना हो ना कि लेट्स से यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और ये बोल रहे हैं कि भाई हमको कोई मध्य प्रदेश से कोई भी चीज़ नहीं इंपोर्ट करनी है, हम ब्लॉक कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सारे ट्रेड को। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो ये स्मूथली चले, इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती है। पर अब तक ऐसी कोई अथॉरिटी को ना एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। इसको ध्यान में रखो। फ्रीडम तो है अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने की फॉर ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन पार्लियामेंट ने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं है। ये ध्यान में रखना, ये भूलना नहीं है। समझ में आया? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज कैसी है। ऑल इंडिया सर्विसेज, अच्छा, जो मैंने ऊपर आपको खिचड़ी समझाई, यहाँ पे मैंने ऊपर डायग्राम में दे दिया है। अब देखो ऑल इंडिया सर्विसेज को, ऑल इंडिया सर्विसेज कैसी है। तो नॉर्मली क्या होता है, अब देखो फेडरेशन का कंसेप्ट देखो। फेडरेशन का कंसेप्ट मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। नॉर्मली क्या होता है फेडरेशन में, जो सेंटर होता है इनके पास कुछ सर्टन सेंट्रल सर्विसेज होती है। जैसे कि लेट से IRS हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। और स्टेट में क्या होता है, जनरली स्टेट सर्विसेज होती है। जैसे कि स्टेट पुलिस सर्विस हो गई लेट से, या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज हो गई लेट से, है ना। तो इंडिया में ये दोनों भी चीज़ें हैं और जनरली नॉर्मली ये चीज़ होती है। लेकिन हमारी इंडिया ना थोड़ा सा यूनिक है। यूनिक पता है क्यों है? क्योंकि हमारे पास है ऑल इंडिया सर्विसेज। और ये क्यों यूनिक क्यों है? तो यूनिक इसलिए है क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन है। कॉमन किसको है? बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट, दोनों को भी कॉमन है। एग्जाम्पल क्या है इसके? पहले तो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको रिप्लेस किया गया था। ये ICS था पहले, इसको इंडियन सिविल सर्विसेज, इसको रिप्लेस किया गया था इन IAS इन 1947, जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था। तो ये एक है। दूसरा है IPS। अब ये IPS को भी रिप्लेस किया गया था। ये IP था, IP का मतलब इंडियन पुलिस था, इसको रिप्लेस करके IPS किया गया सेम ईयर में 1947 में ही। और यहाँ पे है IFS,
ये क्या है, इंडियन फॉरेन सर्विस, सॉरी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, फॉरेन सर्विस नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था वैसे 1966 में। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये है ऑल इंडिया सर्विसेज, और ये यूनिक क्यों है, क्योंकि ये दोनों को भी कॉमन है। इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 312 आता है, ये पार्लियामेंट को ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि भाई पार्लियामेंट आप चाहे तो फ्यूचर में इसके अलावा भी कोई और ऑल इंडिया सर्विस ला सकते हो। लेकिन यहाँ पे बड़ा इफ़ है। इफ़ क्या है यहाँ पे हमारी राज्यसभा ने रिजोल्यूशन उसके रिलेटेड पास करना चाहिए, तभी ये चीज़ होगी। समझ में आया? ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखो, ये राज्यसभा की पावर। तो राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेगा तब ऑल इंडिया सर्विसेज आएगी, पार्लियामेंट इसको ला सकती है अंडर आर्टिकल नंबर 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल और वर्किंग कैसे चल रही है, मतलब हम ये ऑल इंडिया सर्विसेज की देख रहे हैं हम, और आपको ये ऑलरेडी पता है लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है, मेंबर की बात कर लेते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स कौन रिक्रूट करता है, रिक्रूट कौन करेगा, उनको ट्रेन कौन करेगा, सेंटर करेगा। कैसे करेगा, सेंटर के पास है बॉडी, कौन सी बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ठीक है। और ये हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये किन को सर्व करेंगे, दोनों को भी सर्व करेंगे, सेंटर को भी सर्व करेंगे प्लस स्टेट को भी सर्व करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर मैं इमीडिएट कंट्रोल की बात करूँ, इमीडिएट कंट्रोल इन स्टेट गवर्नमेंट, जो इमीडिएट कंट्रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट में होता है। जैसे कि क्या, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसके अंडर काम करेंगे, डायरेक्टली अगर है तो चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे अल्टीमेट कंट्रोल है, तो ये आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, कि लेट्स से मुझे केडर चूज़ करना है, केडर के रूल या फिर अपॉइंटमेंट के रिलेटेड रूल, या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेनी है। डिसिप्लिनरी एक्शन मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि लेट्स से कोई आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने कोई करप्शन केस कर लिया, अब इनको फिर सस्पेंड करना है, कौन सी पनिशमेंट वगैरह देनी है, तो ये यूपीसी डिसाइड करेगा, तो क्या हुआ, डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये सारा आ गया अल्टीमेट कंट्रोल के अंदर, जो है सेंटर के पास। समझ में आया? अब ये जो पूरे सारे के सारे मेंबर्स है, ये सारे जो मेंबर्स हैं आपको मैंने बताए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारे के सारे मेंबर एक सिंगल सर्विस में हैं, जिनके पास कॉमन क्वालिफिकेशंस है, यूनिफॉर्म पे स्केल है, सबका सैलरी सेम आएगा, सबका जो स्टेटस है वो सेम रहेगा। आईएएस जो छत्तीसगढ़ का है सेम स्टेटस उसका, आईएएस जो उड़ीसा का है उनका सेम रहेगा। लेकिन ये सर्विसेज कंट्रोवर्शियल क्यों है, इसको कंट्रोवर्शियल क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि इंडियन जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, समटाइम्स बोल रही हूँ, हमेशा नहीं, ये कभी कभी इस पे आरोप लगता है कि भाई ये वायलेट करता है फेडरलिज्म के कंसेप्ट को। क्यों वायलेट करता है? क्योंकि भाई पहली बात तो ये है कि जो स्टेट है ये लूज कर देती है सम ऑटोनॉमी, पूरी की पूरी नहीं लेकिन कुछ टू सम एक्सटेंट येस। क्यों? जैसे एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि लेट्स से कि स्टेट जो है दे कैन नॉट फुल्ली कंट्रोल टॉप ऑफिसर्स। तो आईएएस अगर कोई टॉप ऑफिसर है तो स्टेट उसे कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दूसरा और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि स्टेट जो है ये अपना पैट्रोनेज लूज कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये रिक्रूट नहीं कर सकती अपने खुद के स्टेट सर्विसेज के लोगों को फॉर द की पोस्ट्स, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट है लेस से ऊपर, तो अपने खुद की जो स्टेट पीसीएस के जो लोग हैं तो उनको रिक्रूट नहीं कर पाती है। इसलिए इसको बोला गया है कि भाई इसलिए ये कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है कि ये वायलेट कर रहा है फेडरलिज्म को। समझ में आया? लेकिन फिर भी हम इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, ये भी एक पूछने वाली बात है। तो इम्पोर्टेंस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हाई मेंटेनेंस, हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है व्हेन इट कम्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन इन बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो कुछ स्ट्रैटेजिक चीज़ें होती हैं जिसके लिए वी नीड सर्टन काइंड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, या फिर ये बोलो कि कुछ स्किल्स है ये ज़रूरी होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेंटेन होगा हाई स्टैंडर्ड ऑफ इन एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी, पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी इन एडमिनिस्ट्रेशन, और हम कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को भी मेंटेन कर पाएंगे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है।
और हमारे आम्बेडकर जी जो है, इन्होंने भी इसे क्या किया, जस्टिफाई किया। इन्होंने ये बोला कि भाई जितने भी फेडरेशन है, मोस्ट ऑफ द फेडरेशन इन द वर्ल्ड, इनके पास ड्यूअल पॉलिटी है, और ये सेम सेम ड्यूअल पॉलिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये हमारी कंट्री में भी है ना, इंडिया में भी है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जो इंडिया है यहाँ पे सेम चीज़ें चल रही है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ओनली वन एक्सेप्शन, और वो है ऑल इंडिया सर्विसेज। और ये ज़रूरी है क्योंकि कुछ पोस्टिंग होती है जो स्ट्रैटेजिक होती है, जिसके लिए हाई क्वालिटी मेंटेन करना ज़रूरी होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। इसलिए हमारा जो ऑफिसर है ये बेस्ट कैलिबर का होना चाहिए, उनके पास कॉमन पे रहेगा, कॉमन क्वालिफिकेशन रहेगा। और आईएएस जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, ये स्ट्रैटेजिक पोस्ट पे रहेंगे, जैसे कि कोई डीजीपी है या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो ये स्ट्रैटेजिक पोस्ट है, तो ये रिक्वायरमेंट है। समझ में आया है? अब देखो कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें क्या होता है, मतलब अगर मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूँ बाकी सारी की सारी स्टेट में, तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट का रिलेशन आपको कैसे दिखता है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, देखो यहाँ पे लिखती हूँ मैं। सबसे पहला क्या है, पहला ये है कि अगर चेयरमैन या फिर मेंबर है कोई किसी भी स्टेट पीसीएस का, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट की किसी भी, तो वहाँ के जो चेयरमैन या फिर मेंबर है उनको अपॉइंट कौन करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे गवर्नर। लेकिन उनको रिमूव कौन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट। इतना समझ में आया? दूसरी बात ध्यान में रखो, दूसरा ये है कि जो पार्लियामेंट है ये एस्टैब्लिश कर सकती है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, JSPSC, ठीक है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये 2 या फिर उससे ज़्यादा स्टेट में कर सकती है। कौन कर सकती है? पार्लियामेंट। और ये कब होता है? ये तब होता है जब पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट की जाती है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड, मतलब सारे के सारे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, लेकिन जो इन्वॉल्व है 2 से 3 जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर है वो। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि जो चेयरमैन और मेंबर है ये अपॉइंट कौन करेगा, ये अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरी बात, जब यूपीएससी की बात आती है तो यूपीएससी में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सर्व कर सकते हैं कुछ नीड्स ऑफ व्हाट, स्टेट की। यूपीएससी सर्व करता है कुछ नीड्स ऑफ स्टेट, लेकिन कब करता है? जब स्टेट हमारी रिक्वेस्ट करता है, सॉरी नॉट स्टेट, जो स्टेट गवर्नर होते हैं, स्टेट गवर्नर यूपीएससी को क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, प्लस यहाँ पे प्रेसिडेंट हमारे जो है इनका अप्रूवल रहता है, तब ये चीज़ होती है। और फोर्थ चीज़ क्या है? वो ये है कि यूपीएससी असिस्ट कर सकता है स्टेट को कब? अगर कोई 2 से ज़्यादा स्टेट आके यूपीएससी को रिक्वेस्ट करे कि भाई आप हेल्प करो, असिस्ट करो मुझे इन फ्रेमिंग और ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ द जॉइंट रिक्रूटमेंट। कोई जॉइंट रिक्रूटमेंट है लेट से सेंटर और स्टेट के बीच में, कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, उनकी कोई पर्टिकुलर लेट से क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसमें हमको असिस्ट कीजिए आप। समझ में आया? ये चीज़ें होती है, ये यहाँ पे मैं आपको दे चुकी हूँ। अब हम देखेंगे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये कैसी है। आपको पता है कि इंटीग्रेटेड है हमारी जुडिशियल सिस्टम, कैसी इंटीग्रेटेड है? तो ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, फिर क्या आता है? हाई कोर्ट आता है, फिर क्या आता है? कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह आते हैं। और ये जो है ये सब इंटीग्रेटेड है, और ये दोनों ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी लॉज बनाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ पे और एक बात ध्यान में रखो, जो मशीनरी है, पहली बात तो ये है जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, इनको अपॉइंट कौन करता है? कौन अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस को? ये अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी, प्लस जो गवर्नर होते हैं उस स्टेट के, रिलेटेड स्टेट के, प्लस ये जो जज है इनकी ट्रांसफ़र की जा सकती है या फिर इनको रिमूव भी किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बात यह है कि जो हमारी पार्लियामेंट है ये इस्टेब्लिश कर सकती है कॉमन हाई कोर्ट को। अब इसका मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो उससे अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है। तो अब देखो, महाराष्ट्र प्लस गोवा
इन दोनों का भी सेम हाई कोर्ट है। इसके साथ साथ और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पंजाब है और हरियाणा है, तो हरियाणा और पंजाब इनका भी सेम हाई कोर्ट है, दोनों का भी कॉमन हाई कोर्ट है। समझ में आया? तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब देखो, इमरजेंसी के टाइम पे जब इमरजेंसी लगती है तब कैसी रिलेशन होते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। लेट्स से कि नेशनल इमरजेंसी लग गई। अब नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जल्दी से रिकॉल कीजिए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था अंडर आर्टिकल नंबर क्या, जल्दी से बताइए, आर्टिकल नंबर 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल इमरजेंसी लग गई तो सेंटर क्या करेगा? आप सेंटर देगा डायरेक्शन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन। किसको देगा डायरेक्शन? स्टेट को डायरेक्शन देगा। क्या? किस पे? एनी मैटर, कोई भी मैटर पे। तो स्टेट रहेगा अंडर कंप्लीट कंट्रोल। तो स्टेट क्या आ गया? अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ स्टेट आ गया, अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे स्टेट को सस्पेंड नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीटली अंडर कंट्रोल आ गया है सेंटर के। ये एक बात है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है आपको कि देखो भाई, जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट का रूल लग सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 356। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट अज्यूम करते हैं, लेट्स से हमारी करंट प्रेसिडेंट है, तो वो खुद से ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो फंक्शन है स्टेट गवर्नमेंट का या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जो स्टेट में है, ये प्रेसिडेंट खुद लेंगे, खुद अज्यूम करेंगे। समझ में आया? और तीसरा लेट से कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होगा? जो अंडर आर्टिकल नंबर कौन सी लगती है? आर्टिकल 360। तो सेंटर ऐसी कंडीशन में स्टेट को डायरेक्शन देगा कि भाई अपने जो पैसे हैं इसको ठीक से आप इस्तेमाल करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप जो सैलरी दे रहे हो, आपके स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं तो उनकी सैलरी अभी कम करो क्योंकि वही फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है। ये एक एग्जांपल देने के लिए समझाया मैंने आपको। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस भी है, जैसे कि कैसे कि जो सेंटर होता है ये एक्सरसाइज कर सकता है कंट्रोल ओवर स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे? जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर लिख के दिया भी है अंडर आर्टिकल नंबर 355। क्या होता है? ये इम्पोज करता है टू ड्यूटीज़। कौन सी टू ड्यूटीज़? ऑन सेंटर बाय द वे। ठीक है, पहला तो ये है, अब ध्यान में रखो, सेंटर पे क्या लग रहा है? सेंटर पे लग रहा है इम्पोज की जा रही है ड्यूटीज़, दो ड्यूटीज़ प्राइमरीली। पहला क्या है कि आपको प्रोटेक्ट करना है हर एक स्टेट को, कंट्री के हर एक स्टेट को, अगर वहाँ पे एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, अगर वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग लेट्स से कि केरला में कोई अगर एलियन इन्वेजन भी हो जाए ना, फिर भी हमारी जो सेंटर है ये केरला को प्रोटेक्ट करेगी। समझ में आया? या फिर अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, जैसे कि मणिपुर में डिस्टर्बेंस हुआ था, तो किसका ड्यूटी है कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करे मणिपुर को? तो ये ड्यूटी है सेंटर की। समझ में आया इतना? ये पहली ड्यूटी है। दूसरी ड्यूटी क्या है कि इंश्योर करो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखो कि मतलब अगर स्टेट जो है ये अपने दायरे में रह के जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है उसको देख के काम कर रही है ठीक से कि नहीं कर रही है, ये देखो तुम। ठीक है, ये दो ड्यूटी दी गई है हमारी सेंटर को। दूसरा क्या है? गवर्नर के रिलेटेड जल्दी से देख लो। गवर्नर तो पहले बात हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे गवर्नर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तीसरी बात क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं किसके? स्टेट के। फोर्थ ये है कि ये सबमिट करते हैं रिपोर्ट टू द स्टेट, किसके रिलेटेड? कि भाई ये स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कैसे चल रहा है ये बताने के लिए। और सबसे लास्ट में क्या है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। वो कैसा है कि ये अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर, लेकिन अगर इनको रिमूव करना हो तो कौन रिमूव करेंगे? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतना समझ में आया? अब कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख लो। ये पहली बात तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला है, क्योंकि ये तो पहली बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। दूसरा, पर ये एग्जिस्ट करती है, तो हमको क्या करना है? ये एग्जिस्ट क्यों करती है ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमको प्रमोट करना है कोऑपरेशन प्लस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, इसलिए दिया गया है। तो क्या है? नीति आयोग है, ये प्लानिंग करता है, इसने प्लानिंग कमीशन को भी रिप्लेस किया था। फिर क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। और एग्जाम्पल देखो, सेंट्रल स्टेट ऑफ मेडिसिन, ये
ये सारी जो है, ये जैसे यूजीसी का एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर भी दिया था, तो ये सब क्या है, ये है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों है? क्योंकि हमको प्रमोट करना है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। इसके साथ साथ कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, रेगुलरली होती है कुछ कॉन्फ्रेंसेस हमारी कंट्री में, जैसे कि गवर्नर की कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, कि यहाँ पे प्रिसाइड कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं। फिर लॉ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होते हैं, यहाँ पे प्रिसाइड कौन कर रहा है, सेंट्रल लॉ मिनिस्टर, नाम से ही आप इसे याद कर सकते हो। चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है प्रिसाइड, प्राइम मिनिस्टर। फिर चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस कौन प्रिसाइड कर रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी। कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नो स्पेसिफिक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यहाँ पे तो नहीं होता है। फिर चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ऐसे ही कॉन्फ्रेंस ऑफ द वाइस चांसलर, यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है। चीफ जस्टिस में कौन प्रिसाइड करेगा, ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, लॉजिकली याद करना है आपको। फिर होम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होती है, कौन प्रिसाइड करता है, हाँ ऑब्वियसली होम मिनिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे बस ये दोनों जो चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई प्रिसाइड नहीं कर रहा है, ये बस आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कल हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन को कंप्लीट करेंगे। अच्छे से इसे रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।